नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, आज हम रिसर्च मेथोलॉजी पे बातचीत करेंगे और उसमें जो हमारा टॉपिक है वो है ऐतिहासिक अनुसंधान में अभिलेखागारों, शोध पुस्तकालयों व संग्रहालयों का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ आर्काइव्स एंड रिसर्च लाइब्रेरीज इन हिस्टोरिकल रिसर्च। तो मित्रों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जब भी हम कोई शोध कार्य प्रारंभ करते हैं तो हमारे सामने टॉपिक वगैरह चुनने के बाद जो पहला काम आता है वो ये आता है कि हम कहाँ से मटेरियल कलेक्ट करेंगे। यानी अपने शोध कार्य के लिए जो भी हमारा टॉपिक है उसके लिए हम सामग्री कहाँ से एकत्र करेंगे। तो इसके बारे में हम अपनी जो सिनॉप्सिस बनाते हैं, सिनॉप्सिस में भी हम उस मेथोडोलॉजी या उस शोध प्रविधि का उल्लेख आवश्यक रूप से करते हैं कि हम कहाँ से सामग्री एकत्र करेंगे, कैसे हम अपने शोध के लिए सूचनाएं एकत्र करेंगे। तो जो भी सामग्री हम एकत्र करते हैं उसके बहुत सारे माध्यम हैं और अधिकांश रूप से हम ये देखते हैं कि जो बहुत सारे हमारे शोधार्थी हैं, अनुसंधानकर्ता हैं, वो सामग्री अभिलेखागारों से, शोध पुस्तकालयों से, या जिन्हें हम अंग्रेजी में रिसर्च लाइब्रेरीज कहते हैं और आर्काइव्स कहते हैं, साथ ही साथ संग्रहालयों से या म्यूजियम्स वगैरह से इकट्ठा करते हैं, जहाँ तक ऐतिहासिक शोध का प्रश्न है। तो इसलिए सबसे पहला सवाल हमारे सामने यही होता है कि हम सामग्री कहाँ से एकत्र करेंगे, क्योंकि हमारा शोध का जो टॉपिक है उसके लिए जो भी खास करके इतिहास में, जैसे मान लीजिए अगर इतिहास में मॉडर्न हिस्ट्री से संबंधित टॉपिक है तो उसके लिए राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली से बहुत सारी सामग्री हमें प्राप्त हो जाती है। राज्य के जो अभिलेखागार वगैरह हैं वहाँ से सामग्री प्राप्त हो जाती है। इसी तरह से और कालों के लिए हमें, जैसे प्राचीन काल से संबंधित जो भी जानकारियाँ हैं उनके लिए संग्रहालय बड़े उपयोगी होते हैं, क्योंकि बहुत सारी जो पुरातात्विक स्रोत होते हैं हमारे, वो संग्रहालयों में उपलब्ध होते हैं। जो खुदाइयों वगैरह में बहुत सारी चीज़ें जो मिलती हैं हमें, तो उनका अध्ययन हम वहाँ कर सकते हैं। संग्रहालयों में पुस्तकालय भी होते हैं। इसी तरह से बहुत सारी रिसर्च लाइब्रेरीज हैं जो देश भर में इस्टेब्लिश की गई हैं, देश में विदेश में कई जगह, तो वहाँ से भी हम शोध सामग्री एकत्र करते हैं। तो इसके पहले कि हम विस्तार से चर्चा प्रारंभ करें, मैं आपसे पुनः बार बार निवेदन करता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। मैं ये देखता हूं कि चैनल देखते हैं लोग लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते, तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे थोड़ा हमारा भी हौसला बढ़े। तो ये वीडियो मुख्य रूप से उन विद्यार्थियों के लिए है जो अपने शोध कार्य को परसू कर रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो शोध में पीएचडी वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, कोर्स वर्क वगैरह कर रहे हैं, तो उन सब के लिए ये वीडियो है। बहुत ही सरल भाषा में और कुछ नोट्स वगैरह के साथ ये वीडियो बनाई है, जिससे कि आपको लाभ पूरा इसका मिल सके। और बोलचाल की भाषा में ही ये वीडियो है। मित्रों, सबसे पहले तो हम यही समझें कि अभिलेखागार, संग्रहालय और अनुसंधान पुस्तकालय या रिसर्च लाइब्रेरीज क्या होती हैं। तो ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए अभिलेखागार, अनुसंधान पुस्तकालय और संग्रहालय यानी आर्काइव्स, रिसर्च लाइब्रेरीज और म्यूजियम्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि उनमें प्राथमिक स्रोत होते हैं और जो एक अनुसंधानकर्ता के काम की नींव होते हैं। यानी कि वहीं से किसी भी अनुसंधानकर्ता का काम प्रारंभ होता है। जैसे मकान बनता है तो मकान बनने में पहले नींव खोदी जाती है,
तो इसी तरह से हमारी जो काम की शुरुआत होती है शोध वगैरह की, वो कहीं ना कहीं आर्काइव्स, रिसर्च लाइब्रेरी या म्यूजियम्स वगैरह से ही प्रारंभ होती है। और ये क्यों अत्यधिक महत्वपूर्ण है ये, क्योंकि उनमें प्राथमिक स्रोत होते हैं जो एक अनुसंधानकर्ता के काम की नींव होते हैं। प्राथमिक स्रोत जो होते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, और प्राथमिक स्रोतों के आधार पर किया गया काम जो है बहुत प्रामाणिक होता है। तो प्रामाणिक शोध कार्य प्राथमिक स्रोतों के आधार पर ही संभव है। राष्ट्रीय अभिलेखागार जो नई दिल्ली में है, उसके अलावा राज्य अभिलेखागार हैं बहुत सारे, जैसे उत्तर प्रदेश का राज्य अभिलेखागार इलाहाबाद में है, या आजकल प्रयागराज कहते हैं उसे। इसी तरह से राजस्थान का बीकानेर में है। तो हर राज्य में अभिलेखागार हैं, और बहुत सारे संग्रहालय हैं। जैसे इलाहाबाद में कंपनी बाग में एक बहुत बड़ा संग्रहालय है, जिसमें आपको सिंधु घाटी की सभ्यता से लेकर के आधुनिक काल तक के इतिहास के विषय में बहुत सारी सामग्री संग्रहित है। इसी तरह से दिल्ली का नेशनल म्यूजियम बहुत बड़ा म्यूजियम है, और यहाँ पे आपको बहुत सारी सामग्री देखने को मिलती है। शिमला में म्यूजियम है, कलकत्ता में है। तो बहुत जगहों पे म्यूजियम्स या संग्रहालय बने हुए हैं, जिनमें आपको बहुत सारी स्रोत सामग्री प्रचुर मात्रा में प्राप्त होती है। उनका एक बड़ा संग्रह प्राप्त होता है। यहाँ पर पुरावशेष, मूल दस्तावेज, अभिलेख, पांडुलिपियाँ, ढेर सारे पत्र, डायरियाँ, तस्वीरें इत्यादि जो हैं वो शोध सामग्री के रूप में संग्रहित की जाती हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको इन स्थानों पे मिल सकती हैं, जिससे कि आपका शोध कार्य बहुत ही सुचारू रूप से, बहुत ही अच्छे ढंग से आगे बढ़ सकता है। आपको बहुत सारी सूचनाएं मिल सकती हैं इन स्थानों से। मित्रों, संग्रहालय जो होते हैं या म्यूजियम्स जो होते हैं, वो अतीत के ठोस सबूतों या साक्ष्यों तक पहुंच प्रदान करके ऐतिहासिक अनुसंधान में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। संग्रहालय में जो मूल वस्तुएं होती हैं, जैसे मैंने अभी पहले भी कहा, पांडुलिपियाँ वगैरह तो खैर होती हैं, लेकिन यहाँ पे आपको ढेर सारी कलाकृतियाँ मिलती हैं ऐतिहासिक अनुसंधान के लिए, जो प्राथमिक स्रोत के रूप में काम करती हैं। जैसे आप नेशनल म्यूजियम दिल्ली में जाइए तो आप देखिए बहुत सारी जो खुदाइयों में प्राप्त वस्तुएं हैं, उसमें केवल मूर्तियां ही नहीं हैं, बल्कि बहुत सारे जो रोज़मर्रा इस्तेमाल में आने वाली चीज़ें हैं, मृदभांड हैं, और लोगों के ज़रूरत के जो सामान है जो प्राचीन काल के लोग प्रयोग करते थे, इस्तेमाल करते थे, वो सिंधु घाटी की सभ्यता का समय हो, चाहे वैदिक सभ्यता का समय हो, चाहे बाद काल के मौर्य काल का समय हो, और गुप्त काल का समय हो, हर्षवर्धन काल का समय हो, या बाद में मध्यकाल का समय हो, आधुनिक काल का समय हो। तो हर काल की तमाम सामग्रियां आपको संग्रहालयों में मिल जाती हैं। तो ये वस्तुएं अतीत की संस्कृतियों, घटनाओं, व्यक्तियों के बारे में हमें प्रत्यक्ष जानकारी देती हैं। संग्रहालय जो हैं वो जलवायु नियंत्रण, पुनः स्थापना प्रयासों और कैटलॉगिंग के माध्यम से इन कलाकृतियों के संरक्षण को सुनिश्चित करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को उनके मूल या अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है, मतलब उनके मौलिक रूप में बहुत अच्छी तरह से बनाए रखा जाता है। थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक है, उसके आप समझ लीजिए। तो राज्यों में ऐतिहासिक सामग्रियों तक पहुंचने की अनुमति प्राप्त होती है। तो ये प्राथमिक स्रोत बहुत ही सटीक होते हैं और ऐतिहासिक आख्यानों के निर्माण के लिए आवश्यक हैं। ऐतिहासिक आख्यान आप कह लीजिए कि फॉर रिकंस्ट्रक्टिंग आवर हिस्ट्री, तो दीज सोर्सेज आर वेरी एक्यूरेट। ये सोर्सेज जो है बहुत ही सटीक होते हैं। अनुसंधान पुस्तकालय यानी रिसर्च लाइब्रेरीज और नेशनल आर्काइव्स, स्टेट आर्काइव्स वगैरह के साथ मिल करके प्राथमिक स्रोत सामग्री की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंचा जा सकता है। ये सब सारे स्रोत जो है हमारी पहुंच वहाँ तक बना देते हैं। अब जैसे बहुत सारे समाचार पत्र हैं, सरकारी दस्तावेज हैं, कानूनी कागजात हैं, व्यक्तिगत संग्रह हैं, तमाम बातें जिनका हमने ऊपर जिक्र किया, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे हमें मिल जाती हैं। तो ये संग्रह व्यापक और विविध ऐतिहासिक डेटा इकट्ठा करने में मदद कर सकते हैं। साथियों,
ऐतिहासिक अनुसंधान में पूरा लेखों और दस्तावेजों का क्या महत्व है, ये भी चर्चा का विषय है आज का हमारे। तो शोधार्थी द्वारा किसी दूसरे इतिहासकार द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों की प्रामाणिकता और विश्वसनीयता की जांच पड़ताल अभिलेखागारों में संग्रहित दस्तावेजों के आधार पर किया जा सकता है। पुरावशेषों, अभिलेखीय सामग्रियों के साथ काम करने से इतिहासकारों को प्रामाणिक अपरिवर्तित साक्ष्य तक पहुंचने का अवसर मिलता है। ये स्रोत अतीत से सीधा संबंध प्रदान करते हैं और विश्वसनीय ऐतिहासिक व्याख्याओं का आधार बनते हैं। अब जैसे बहुत सारी पुस्तकें हम पढ़ते हैं, बहुत सारी थीसिस पढ़ते हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स वगैरह पढ़ते हैं, लेकिन क्या वो प्रामाणिक हैं? उनकी प्रामाणिकता की जांच कैसे की जाए, उनकी विश्वसनीयता की जांच कैसे की जाए, क्या वो ऑथेंटिक हैं? तो इसके लिए जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो आर्काइव्स वगैरह में रखे हुए हैं, लाइब्रेरीज, रिसर्च लाइब्रेरीज में रखे हुए हैं, तो वहाँ पर जा कर के हम उनको देख सकते हैं और उनको उनकी प्रामाणिकता की जांच पड़ताल कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं हमारे लिए आर्काइव्स वगैरह। और नेशनल आर्काइव्स दिल्ली में आप जाइए कभी, मैं जब रिसर्च स्कॉलर था तो मैं बराबर वहाँ पे बैठता था, और वहाँ पे आपको एक दिन में 30 से 35 फाइलें देखने को मिल जाती हैं। और वहाँ पे फ़ोटो स्टेट वगैरह की भी सुविधा है। बहुत सारी आप माइक्रो फिल्म्स वहाँ पर बैठ के देख सकते हैं। बहुत सारे दस्तावेज इस तरह के हैं जो ब्रिटल अवस्था में हैं, यानी जो टूटे फूटे अवस्था में हैं, उनको भी आप वहाँ बैठ कर के देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ लैमिनेट करा के रखी गई हैं, उन्हें आप देख सकते हैं। नेशनल आर्काइव्स में बहुत बड़ी लाइब्रेरी है, उस लाइब्रेरी का प्रयोग कर सकते हैं बहुत सारी सामग्रियां प्राप्त करने के लिए। तो साथ ही साथ जो रिसर्च लाइब्रेरीज हैं, जैसे अब दिल्ली में है नेशनल म्यूजियम, नेशनल नेहरू म्यूजियम एंड मेमोरियल लाइब्रेरी, तो वो एक बहुत बढ़िया रिसर्च लाइब्रेरी है। अब दिल्ली में आपको केंद्रीय हिंदी निदेशालय है, साहित्य अकादमी की लाइब्रेरी है, सप्रू हाउस है, और दिल्ली विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी है, जेएनयू की लाइब्रेरी है, पार्लियामेंट की लाइब्रेरी है। तो सैकड़ों लाइब्रेरीज हैं, संस्कृत संस्थान की लाइब्रेरी है, जहाँ पे आपको ढेर सारी सामग्री प्राप्त हो सकती है। तो इसलिए जो है यहाँ जो पुरावशेष या अभिलेखीय सामग्रियाँ हैं, उनको आप प्रयोग करेंगे तो प्रामाणिक इतिहास आप लिख सकते हैं। तो ये स्रोत अतीत से सीधा संबंध प्रदान करते हैं, विश्वसनीय हैं, ऐतिहासिक व्याख्याओं का आधार बनते हैं। मित्रों, अभिलेखागार में अक्सर विभिन्न व्यक्तियों, संगठनों और संस्थानों से संबंधित सामग्री होती है, जो शोधकर्ताओं को ऐतिहासिक घटनाओं पर कई दृष्टिकोणों का पता लगाने का अवसर प्रदान करती है। दूसरे शब्दों में यहाँ परिप्रेक्ष्य की विविधता का दिग्दर्शन होता है। बहुत सारा डेटा अप्रकाशित होता है और पुरावशेषों व पांडुलिपियों के रूप में संग्रहालयों और अभिलेखागारों में सुरक्षित है। कई अभिलेखीय दस्तावेज कभी प्रकाशित नहीं हुए, इसलिए वे ताज़ा अंतर्दृष्टि और अद्वितीय साक्ष्य प्रदान कर सकते हैं जिनका पहले अध्ययन नहीं किया गया। बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जहाँ ढेर सारी पांडुलिपियाँ रखी गई हैं। अब जैसे आपने पटना में खुदा बख्श लाइब्रेरी है, वहाँ से मध्यकालीन इतिहास के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ हमें प्राप्त हो सकती हैं। बहुत सारे जो राजे महाराजे हुआ करते थे, जो प्रिंसले स्टेट्स जिनके बारे में हम सुनते हैं, उनके पास पुस्तकों का अच्छा खासा संग्रह हुआ करता था। तो बहुत सारी आज भी जो उनके वंशज हैं, उनके घरों में बहुत बड़े बड़े पुस्तकालय हैं, पुस्तकों के संग्रह हैं। वहाँ जा कर के भी विद्यार्थी उनसे सहायता उठा सकते हैं, सहायता ले सकते हैं। तो इस तरह से तमाम
पांडुलिपियां इस तरह की हैं जो अभी तक प्रकाशित नहीं हुई हैं। ऐसे बहुत सारे पत्र हैं जो अभी प्रकाशित नहीं हुए हैं, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स हैं जैसे नेशनल आर्काइव्स में तो ऐसे डॉक्यूमेंट्स भरे पड़े हैं जो अपने ओरिजिनल रूप में हैं, जो कि प्रकाशित नहीं हुए हैं। जो सरकारी कागजात हैं, बहुत सारे निर्णय हैं, बहुत सारे फरमान हैं, ब्रिटिश अधिकारियों की आज्ञाएं हैं, लेटर्स हैं, बहुत सारे समझौते हैं जो विभिन्न राज्यों के साथ होते थे या विभिन्न राज्यों की सेनाओं वगैरह के साथ, राजाओं महाराजाओं के साथ होते थे। तो उनके जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो सब हमें प्राप्त हो जाते हैं यहाँ पे। अभिलेखागारों, शोध पुस्तकालयों तथा संग्रहालयों में सांस्कृतिक विरासत का संरक्षण समाज के राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक विकास के इतिहास को संरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो जिससे प्राचीन सभ्यताओं, सांस्कृतिक विकास, विचारों, आंदोलनों, घटनाओं के विकास का पता लगना संभव हो जाता है। तो ये जो अभिलेखागार हैं वो चाहे राष्ट्रीय अभिलेखागार हो या राज्य अभिलेखागार हो, ढेर सारे शोध पुस्तकालय हैं जो देश भर में बिखरे पड़े हुए हैं और संग्रहालय हैं। तो ये हमारे सांस्कृतिक विरासत के संरक्षक हैं। प्राचीन काल में हमारी संस्कृति कैसी थी, हमारा समाज कैसा था, हमारा आर्थिक जीवन कैसा था, साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हमने कितनी प्रगति की थी, तो इन सब के इतिहास को संरक्षित करने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। और प्राचीन सभ्यताओं के बारे में हमें पता चलता है और उनके सांस्कृतिक विकास के बारे में पता चलता है। विभिन्न जो हमारे मनीषी हुए हैं ऐतिहासिक कालों में, उनके विचारों से हम परिचित होते हैं। ढेर सारे जो आंदोलन हुए हैं उन आंदोलनों के बारे में हमें पता चलता है। बहुत सारी जो घटनाएं, ऐतिहासिक घटनाएं घटी हुई हैं, उनके बारे में पता लगाना संभव हो पाता है इन माध्यमों के द्वारा। संग्रहालयों, अभिलेखागारों के निर्देशकों और पुस्तकालयाध्यक्षों से शोध कार्य हेतु मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, जो व्यक्ति वहाँ नौकरी कर रहा है वर्षों से, कोई पुस्तकालय अध्यक्ष के रूप में, कोई संग्रहालय के अध्यक्ष के रूप में, वहाँ के डायरेक्टर के रूप में, तो ऐसे लोग जो हैं इनको बहुत अच्छी जानकारी होती है, क्योंकि दिन रात वो उन्हीं प्राथमिक और सेकेंडरी सोर्सेस के बीच में रह रहे हैं। तो उनको पता होता है कि कौन सी सामग्री कहाँ पर है, तो इसलिए वो शोधकर्ताओं का मार्गदर्शन कर सकते हैं, बहुत अच्छी तरह से कर सकते हैं, करते हैं। मैंने बहुत सारा मार्गदर्शन लिया है अपने शोध के दौरान, और जो चीज़ें खोजने में हमें बहुत समय लगेगा वो उसकी जानकारी उनको होती है, उनके कर्मचारियों को होती है, और तुरंत ही आपको उन चीज़ों के बारे में बता देते हैं। तो संग्रहालय, अभिलेखागार और अनुसंधान पुस्तकालयों के विशेषज्ञ विद्वानों को जटिल संग्रहों को नेविगेट करने, दुर्लभ सामग्रियों तक पहुंचने और अनुसंधान में ऐतिहासिक दस्तावेजों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के तरीके को समझने में वो हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। आजकल डिजिटलाइजेशन का युग है। कई संस्थानों ने अपने संग्रह को डिजिटल कर दिया है। जैसे मैं दिल्ली में बहुत सारे पुस्तकालयों में जाता था तब वहाँ आज के 30-35 साल पहले डिजिटलाइजेशन नहीं था, लेकिन आजकल सारी लाइब्रेरीज अधिकांशतः जो है आर्काइव्स हों, चाहे जैसे मैंने नेहरू मेमोरियल एंड म्यूजियम लाइब्रेरी का नाम लिया, इलाहाबाद में जो म्यूजियम है, बहुत बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज हैं दिल्ली वगैरह में, कोलकाता में है, बेंगलोर में है। तो अधिकांश जो है इसमें से अब डिजिटलाइज हो गई हैं और कई संस्थानों ने अपने संग्रह को डिजिटल कर दिया है, जिससे शोधकर्ताओं के लिए प्राथमिक स्रोतों तक दूर से पहुंच बनाना आसान हो गया। इससे सामग्रियों की उपलब्धता का विस्तार होता है, विशेषकर जब भौतिक रूप से अभिलेखागार तक यात्रा करना चुनौतीपूर्ण होता है। फिर ठहरने खाने की व्यवस्था भी करनी पड़ती है, यात्रा के लिए धन की भी आवश्यकता होती है। तो मित्रों, इसको आप और सरल तरीके से ये समझ लीजिए कि डिजिटलाइजेशन होने का फ़ायदा ये है कि आप घर बैठे अपने लैपटॉप पे, अपने मोबाइल पे उन वेबसाइट्स को देख सकते हैं जिनमें
आपके रिसर्च से संबंधित बहुत सारी सामग्री संग्रहित है। बहुत सारी ई लाइब्रेरीज बन गई हैं आजकल, आ, आप उनसे सहायता ले सकते हैं। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जो अपलोड कर दी गई हैं इंटरनेट वगैरह पे, तो वो ई लाइब्रेरीज में मिल जाती हैं। इसी तरह से बहुत सारे ओरिजिनल दस्तावेज हैं, गजेटियर्स वगैरह हैं, जिनको खोजने आदमी को पहले लाइब्रेरीज में जाना पड़ता था। न्यूज़पेपर्स हैं, बहुत सारे जर्नल्स हैं। तो इस तरह की तमाम सामग्री, रिसर्च पेपर्स हैं, इवन थीसिस हैं बहुत सारी, जो कि आपको इंटरनेट पे मिल जाती हैं और घर बैठे आप इनका उपयोग कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर आप इनको खोजने के लिए, इन सारी सामग्रियों को खोजने के लिए आप भौतिक रूप से लाइब्रेरीज में जाते हैं, तो एक तो आपको यात्रा करना पड़ेगा। अब जैसे मान लीजिए हो सकता है कि आप कलकत्ता में रहते हैं और आपको दिल्ली में सामग्री खोजने के लिए आना पड़े नेशनल आर्काइव्स में, तो हज़ारों किलोमीटर की आपको यात्रा करनी पड़ेगी। हो सकता है आप नज़दीक भी हो, 100 किलोमीटर के रेंज में हो, 200, 300, 400, 500 किलोमीटर के रेंज में हो सकते हैं। तो जो भी हो, यात्रा करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। फिर आप जहाँ जाएंगे सामग्री खोजने के लिए, वहाँ आपको ठहरने खाने वगैरह की व्यवस्था भी करनी पड़ती है। तो यात्रा करने के लिए धन वगैरह की भी आवश्यकता पड़ेगी आपको। जब आप कहीं जाएंगे, कई दिन रहेंगे, तो ये सारी समस्याएं आती हैं। तो डिजिटलाइजेशन से एक फ़ायदा ये हो गया है कि बहुत सारी सामग्री हमको घर बैठे मिल जाती है। और हालांकि आप यात्रा से बच नहीं सकते, लेकिन फिर भी काफ़ी सामग्री हमें घर बैठे मिल जाती है, जिनको हमें ढूंढना पड़ता है लाइब्रेरी वगैरह में जाके। तो आप हमारा समय काफ़ी बचता है और हम अपना शोध कार्य सही समय से पूरा कर सकते हैं। अभिलेखागार में अनेक प्रकार के विषयों, क्षेत्रों या ऐतिहासिक अवधियों पर केंद्रित विशेष संग्रह होते हैं। उसमें जैसे बहुत सारे विषय ऐसे हैं, जैसे मान लीजिए हमें गुप्त काल का इतिहास चाहिए, हमें मौर्य काल का इतिहास चाहिए, हमें 1857 की क्रांति से संबंधित किसी टॉपिक पे काम करना है उसके, तो राष्ट्रीय अभिलेखागार में उससे संबंधित बहुत सारी फाइलें उपलब्ध हैं, खास करके आधुनिक काल के लिए। बाकी जो रिसर्च लाइब्रेरीज हैं और म्यूजियम्स वगैरह हैं, वहाँ पे आपको अन्य कालों के बारे में जानकारी काफ़ी मिल जाती है। तो इस प्रकार अब जैसे 1857 की क्रांति के ऊपर मैंने कुछ काम किया था, तो मैंने इतनी फाइलें हैं कि देखते देखते आपको कई साल बीत जाएंगे। इतनी सारी फाइलें रखी हुई, बहुत मोटा कैटलॉग वहाँ पे रखा हुआ है, और डेट बाय डेट में जो बातें हुई थी उनसे संबंधित सारी सामग्री वहाँ उपलब्ध है। तो इसी प्रकार राष्ट्रीय संग्रहालयों और विभिन्न राज्यों में स्थित संग्रहालयों व शोध संस्थानों में प्रचुर मात्रा में शोध सामग्री उपलब्ध है। मित्रों, एक बात यहाँ पे आपको और समझा देना चाहता हूँ कि देखिए, जो भी सरकारी दस्तावेज होते हैं वो एक निश्चित समय तक राज्य में रहते हैं। बाद में राष्ट्रीय अभिलेखागार को हमारे ख्याल से लगभग 50-60 साल तक राज्य में रहते होंगे। उसके बाद फिर वो राष्ट्रीय अभिलेखागार को ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं, स्थानांतरित कर दिए जाते हैं, क्योंकि फिर ये माना जाता है कि राज्य में इनकी उतनी आवश्यकता नहीं है जितनी कि केंद्रीय अभिलेखागार में भेज दिया जाए, जिससे पूरे देश के लोग उसका फ़ायदा उठा सकें। राज्य अभिलेखागार में भी बहुत सारी सामग्री पड़ी रहती है, जो आप वहाँ जाके देख सकते हैं। तो पहले एक बात और आपको सजेस्ट करूँगा यहाँ पे, कि जब भी आप किसी संग्रहालय में या किसी अभिलेखागार में, किसी शोध संस्थान में जाते हैं, तो उसके लिए पहले से योजना बना लें। पहले से योजना अगर नहीं बनाएंगे तो आपको दिक्कत होगी। पहले से ये तय कर लें कि वहाँ जा कर के आपको क्या खोजना है, किस प्रकार खोजना है, तो बाकायदे उनकी लिस्टिंग कर लें। आप अपने नोट्स वगैरह बना लें, एक समरी बना लें अपने लिए कि आपको क्या क्या वहाँ पे करना है। अतः आप वहाँ पे समय से पहुँचिए, समय से पहले पहुँच करके, क्योंकि ये जो भी ये पुस्तकालय हैं, म्यूजियम वगैरह हैं, वहाँ की अपनी एक प्रक्रिया होती है। जब शोधार्थी वहाँ जाते हैं तो उनको परमिशन लेनी पड़ती है,
साथ ही साथ उनको पास बनवाना पड़ता है या कार्ड बनवाना पड़ता है, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। और आप जब भी जाएं तो अपने सुपरवाइज़र की, अपने प्रिंसिपल की, या जो भी आपके हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं, उनका एक पत्र आप लेकर के जाइए जिसमें ये रिकमेंड किया गया हो कि आप आर्काइव्स का, म्यूज़ियम का, लाइब्रेरी का, इन सब का प्रयोग आपको करने दिया जाए। तो इस तरह के पत्र अगर आप लेकर के नहीं जाएंगे तो वहाँ आपको नहीं घुसने दिया जाएगा, नहीं बैठने दिया जाएगा। तो इसलिए इसकी व्यवस्था आप कर लें। तो सुचारू शोध प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए शोधार्थियों को अपने दौरों की योजना पहले ही बना लेनी चाहिए और औपचारिकताओं को पूर्ण कर अनुसंधान सामग्री का अनुरोध करना चाहिए। तो अभिलेखीय सामग्रियों का संदर्भ अवश्य नोट कर लेना चाहिए। जो भी सामग्री आप वहाँ पर देख रहे हैं तो उस सामग्री का संदर्भ, जैसे मान लीजिए नेशनल आर्काइव्स ऑफ इंडिया में गए हैं तो आप देखिए कि वो जो आप सामग्री देख रहे हैं, जो आप पेपर्स, दस्तावेज वगैरह देख रहे हैं, तो वो डॉक्यूमेंट्स फॉरेन डिपार्टमेंट के हैं कि होम डिपार्टमेंट के हैं, जिससे भी संबंधित हों, तो उनका एक लंबा रेफरेंस दिया रहता है। तो वो रेफरेंस पूरा का पूरा आप अच्छी तरह से संदर्भ नोट कर लें, जिससे कि आपको जब आप शोध प्रबंध लेखन करेंगे तो शोध प्रबंध लेखन के समय उस सामग्री को साइट करने में आपको आसानी होगी। तो इसलिए आप जो है उसे अवश्य नोट करें। जो कुछ भी आप उतार रहे हैं, लिख रहे हैं, उनका संदर्भ अवश्य नोट करें। और लाइब्रेरी में ही फ़ोटो स्टेट वगैरह आजकल सुविधा हो गई है, तो उसकी मशीनें होती हैं, जेरोक्स मशीन होती हैं, वहाँ पे आप ऑर्डर दे करके सामग्री मंगा सकते हैं। साथ ही साथ अगर मान लीजिए आपको जल्दी लौटना है तो आप डाक खर्च वहाँ पे जमा करवा देंगे फॉर्म भर के, तो वो सामग्री, चूँकि एक लंबी क्यू होती है वहाँ पे बड़ी बड़ी लाइब्रेरीज में फ़ोटो स्टेट वगैरह कराने की, तुरंत करके नहीं देते हैं, उसमें 2-3 दिन का समय लग सकता है, क्योंकि बहुत सारी सामग्री क्यू में पड़ी रहती है। तो इसलिए आप अपना, मान लीजिए आपको लौटना है तो आप अपना डाक का पता भी दे सकते हैं, उस पते पर आपके वो भेज दिया जाएगा, डाक खर्च आपको देना पड़ेगा। दूसरी बात मित्रों, शीघ्रता नहीं करनी चाहिए और अधिक से अधिक सामग्री का अन्वेषण करना चाहिए। ये नहीं कि एक दो चीज़ आपको मिल गई तो आप उसी में खुश हो जाएं और उसी से समझ लें कि अब मेरा रिसर्च पूरा हो जाएगा। तो एक दो पूरा लेखों पर या सामग्री पर, पुस्तकों पर, दस्तावेजों पर, इन सब उससे संतुष्ट नहीं होना चाहिए कभी भी। जितना मिल सके, जितना आप अनुसंधान कर सकते हैं उतना अनुसंधान वहाँ कीजिए। विभिन्न अभिलेखों के पूरक संग्रह हो सकते हैं जो किसी ऐतिहासिक घटना के विभिन्न पहलुओं के विषय में आपको महत्वपूर्ण सूचना प्रदान कर सकते हैं। शोधार्थियों को इन संस्थानों पर एक फ़ायदा ये होता है कि अनेक विद्वान वहाँ आपको मिलते हैं। चूँकि जैसे मान लीजिए आप दिल्ली आए, आर्काइव्स में या नेशनल म्यूज़ियम में या रिसर्च लाइब्रेरी में किसी, तो वहाँ देश भर से विद्वान पढ़ने के लिए आते हैं। बहुत सारे विद्वान फेलोशिप वगैरह पे आते हैं, और तो उनसे आपको मिलने का अवसर मिलता है, उनसे आप इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनसे अंतर्क्रिया कर सकते हैं, उनसे आपको बहुत सारे क्लूज़ आपके रिसर्च के बारे में मिल जाएंगे, क्योंकि उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बड़े अनुभवी होते हैं, और जैसे हमारे जैसे प्रोफेसर हैं जो कभी हम भी जाते हैं, अभी भी जाते हैं वहाँ पे हमारे सब्जेक्ट में नई चीज़ें क्या आ रही, क्योंकि अगर मैं नहीं जाऊँगा तो मैं आपके लिए इस तरह से वीडियोस वगैरह कैसे बनाऊँगा। तो चूँकि हमें भी अध्ययन करना पड़ता है, नई नई बातें जो आती हैं उनके बारे में जानना पड़ता है, तो हम भी जाते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी वहाँ मिलते हैं, तो जितना हो सकता है हम उनकी मदद करते हैं। तो नए शोधार्थी जो वहाँ पे जाते हैं उनके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, एक बड़ा अच्छा अवसर होता है तमाम विद्वानों, शोधकर्ताओं इत्यादि से मिलने का, और आप उनसे मिलिए, उनसे क्लूज लीजिए और उनसे पूरा का पूरा लाभ उठाइए। मित्रों, ये स्लाइड पहले भी आई थी लेकिन वो उसमें थोड़ी गलतियां थी, तो इसको मैंने दोबारा डाल दिया है। तो संग्रहालय जलवायु नियंत्रण, पुनर्स्थापना प्रयासों और कैटलॉगिंग के माध्यम से इन कलाकृतियों के संरक्षण को वैज्ञानिक ढंग से सुनिश्चित करते हैं, जिससे शोधकर्ताओं को ऐतिहासिक सामग्रियों तक पहुंचने की अनुमति मिलती है। संग्रहालय अक्सर कलाकृतियों को विषयों, अवधियों या भौगोलिक क्षेत्रों के आधार पर
समूहित करते हैं, एक जिससे शोधकर्ताओं को व्यापक ऐतिहासिक संदर्भ को समझने में मदद मिलती है। विशेषज्ञ कर्मचारी होते हैं संग्रहालयों में, तो कई संग्रहालयों में क्यूरेटर, पुरालेखपाल और इतिहासकार होते हैं जो कुछ निश्चित काल के शोध विषयों के विशेषज्ञ होते हैं। ये पेशेवर लोग होते हैं, तो पेशेवर तरीके से अपने शोधार्थी को या जो भी अनुसंधानकर्ता वहाँ पे जाता है उसका मार्गदर्शन करते हैं, उसे अतिरिक्त संदर्भ और यहाँ तक कि आपको न्यू इंसाइट्स भी प्राप्त हो सकती है उनके जरिए, जिससे आप कुछ सोच के गए हैं लेकिन वहाँ जा कर के आपका विचार बदल भी सकता है, क्योंकि हम हर चीज़ नहीं जानते हैं। जब हम नए नए लोगों से मिलेंगे, जानकार लोगों से मिलेंगे, तो हमारे विचारों में बदलाव आना स्वाभाविक है। तो ऐसे जगहों पे जा कर के इन क्यूरेटर्स से, डायरेक्टर्स से, विद्वानों से, पेशेवर इतिहासकारों से, इन सब लोगों से मिल करके आपको न्यू इंसाइट प्राप्त होती है, नई अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है, जो कि एक शोधकर्ता के लिए, अनुसंधानकर्ता के लिए बहुत ही अमूल्य सिद्ध होता है। कुछ संग्रहालयों में अनुसंधान पुस्तकालय भी होते हैं, यानी रिसर्च लाइब्रेरीज भी होती हैं म्यूजियम के साथ साथ, जिनमें दुर्लभ पुस्तकें, पत्रिकाएं, दस्तावेज होते हैं जो गहन जानकारी चाहने वाले इतिहासकारों के लिए एक अतिरिक्त संसाधन प्रदान करते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मैं इलाहाबाद का पढ़ा लिखा हूँ, तो इलाहाबाद में कंपनी बाग में जो म्यूज़ियम है, बहुत बढ़िया म्यूज़ियम है, बहुत ही बड़ा म्यूज़ियम है, और आप उसमें जाइए तो आपको प्राचीन काल से आधुनिक काल तक की जानकारी मिलेगी। एक विशेष बात यह है कि वहाँ एक पुस्तक विक्रय केंद्र भी है, और बहुत सारी पुस्तकें जो आपको और कहीं नहीं मिलती हैं वो वहाँ पे मिल जाती हैं। ऐसी कई पुस्तकें मैंने भी वहाँ से ली हैं जो मार्केट में नहीं मिल पाती हैं, तो उसका भी आप लाभ उठा सकते हैं। बहुत सारे उनके अपने प्रकाशन होते हैं, और इन लाइब्रेरीज में, आर्काइव्स में, म्यूजियम्स वगैरह में बहुत सारे सर्टिफिकेट वगैरह के कोर्स चलते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज चलते हैं। तो जो विद्यार्थी हैं, अनुसंधान करता है, वो चाहें तो ये कोर्स भी कर सकते हैं। ये कोर्स कर कर वो अपना शोध तो अच्छे ढंग से करेंगे ही, साथ ही साथ उनके लिए कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो भी बढ़ जाती हैं। अभिलेखागार, पुस्तकालय व संग्रहालय नियमित रूप से कार्यक्रम, व्याख्यान, कार्यशालाएं, वर्कशॉप वगैरह आयोजित करते रहते हैं, जो इतिहासकारों, विद्वानों और जनता के बीच संवाद को बढ़ावा देते हैं। तो बहुत सारे सेमिनार्स होते रहते हैं वहाँ पे, बहुत सारे लेक्चर्स होते रहते हैं, बहुत सारे वर्कशॉप्स वगैरह होते रहते हैं। अब जैसे दिल्ली का तीन मूर्ति भवन की लाइब्रेरी है, जो रिसर्च लाइब्रेरी है, वहाँ पे मैंने बहुत सारे लेक्चर्स सुने हैं, क्योंकि जब मैं अपने रिसर्च के लिए वहाँ जाता था, और विदेशों से भी आते हैं लोग लेक्चर देने के लिए, देश के लोग तो देते ही हैं, और वर्कशॉप्स होती रहती हैं, सेमिनार्स होती रहती हैं, एग्जीबिशंस होती रहती हैं, कई बार किताबों की एग्जीबिशंस लगती हैं। बाहर से जो पुस्तक विक्रेता वगैरह हैं वो लोग एग्जीबिशंस लगा देते हैं किसी सेमिनार वगैरह के अवसर पे, तो उससे भी आप पुस्तकें प्राप्त कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो ये संस्थान कई शैक्षणिक संस्थाओं के साथ सहयोग भी करते हैं, जिससे कोलैबोरेशन, आपस में कोलैबोरेशन से काम करते हैं, तो जिससे वो उनके संसाधन छात्रों और शोधकर्ताओं के लिए अधिक सुलभ हो जाते हैं। साथियों, अभिलेखागार, पुस्तकालय व संग्रहालय अपने संग्रहों को डिजिटल कर रहे हैं, जिससे वह वैश्विक दर्शकों व पाठकों के लिए सुलभ हो रहे हैं। इस पे अभी हमने चर्चा की थी, उसी में कुछ और चीज़ें जोड़ दी हैं। इससे उन शोधकर्ताओं को मदद मिलती है जो ऐतिहासिक वस्तुओं की विस्तृत छवियों, अभिलेखों और विद्वत्तापूर्ण व्याख्याओं तक पहुंचने के लिए व्यक्तिगत रूप से नहीं आ सकते हैं। आज अनेक ई पुस्तकालय उपलब्ध हैं। डेटा संचालित अनुसंधान संग्रहालय संग्रहों का डिजिटलीकरण उन्नत डेटा संचालित अनुसंधान की भी अनुमति देता है, जिसमें वस्तुओं का अध्ययन करने के लिए 3D मॉडलिंग और उच्च रिजोल्यूशन इमेजिंग जैसे तकनीकों का उपयोग किया जाता है, जो पहले संभव नहीं था। आप माइक्रोफिल्म्स वगैरह भी वहाँ देख सकते हैं। तो बहुत सारी नई नई जितनी भी तकनीकें हैं, उन सारी तकनीकों का प्रयोग यहाँ पर किया जा रहा है। संग्रहालय विभिन्न संस्कृतियों की कलाकृतियाँ रखते हैं, जिससे इतिहासकारों को विभिन्न क्षेत्रों या कालावधि की वस्तुओं की तुलना करने की अनुमति मिलती है।
यह तुलनात्मक विश्लेषण नई अंतर्दृष्टि पैदा कर सकता है या ऐतिहासिक शोध में पहले से मौजूद धारणाओं को चैलेंज भी कर सकता है, उसको चुनौती भी दे सकता है। तो संग्रहालयों में अक्सर ऐसी वस्तुएं होती हैं जिन पर अभी तक पूरी तरह से शोध या अन्वेषण नहीं किया गया है, जो इतिहासकारों को अभूतपूर्व कार्य में संलग्न होने का अवसर प्रदान करता है। कम शोध वाली या भूली हुई कलाकृतियों की खोज ऐतिहासिक शोध में नए नए रास्ते खोल सकती है, यानी कि नए अवसर उपलब्ध करा सकती है अनुसंधानकर्ताओं के लिए। तो बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। ये वीडियो मैंने ये किताबों वगैरह के माध्यम से नहीं बनाया है, अपने अनुभव के आधार पर जो बातें हमारे समझ में आई वो बातें मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। क्योंकि वर्षों से मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी पढ़ाता रहा हूँ, तो इसलिए बहुत सारी बातें जो मेरे दिमाग में थी, जो मेरे मस्तिष्क में थी, वो मैंने आपके साथ शेयर किया। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आप लोग कमेंट अवश्य किया करें, अच्छा लगे तो भी, अच्छा न लगे तो भी कमेंट अपने अवश्य दें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें मित्रों के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइबर्स जो है वो मेरे बढ़ाने में मेरी सहायता करें। मैं आपकी सहायता इसी तरह से करता रहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि।